बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज नासिर को आने में काफ़ी देर हो गई थी। रात के 8 बजे थे, जबकि वो 6 बजे ही घर आ जाते थे। कुछ देर बाद दरवाज़े पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो नासिर बिना सलाम दुआ के गुस्से में घर में दाखिल हुए। उनके तेवर देखकर मैं समझ गई कि ज़रूर कोई ऐसी बात हुई है कि वो शदीद गुस्से में है। उनका रुख बेटी के कमरे की तरफ था। वहाँ जाकर शिज़ा को ना पाकर गुस्से में हो गए। वो मुझ पर चिल्लाने लगे कि शिज़ा रात के इस वक़्त कहाँ गई? क्या हो गया है? नासिर यहीं कहीं होगी, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? तब वो छत के कमरे की तरफ गए और उसे पागलों की तरह ढूंढने लगे। इतने में शिज़ा बाथरूम से निकल आई। शिज़ा को देखकर नासिर को गुस्सा जैसे 7वें आसमान पे पहुंच गया। उसे बाजू से पकड़कर दूसरे कमरे में ले गए, जो दूसरी तरफ था। शिज़ा चिल्लाते हुए अपना हाथ छुड़ाने लगी, मगर नासिर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपनी बेटी को बेदर्दी से कमरे में फेंका और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। यही नहीं, ताला भी लगा दिया। शिज़ा की चीखें पड़ोस तक जा रही थीं। मुझे शदीद शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने कहा, नासिर ये क्या कर रहे हैं जवान बेटी को कमरे में बंद करके? आपको कौन सा सुकून मिलेगा? कहने लगे, चुप रहो, जिस बात की समझ ना हो उसमें नहीं बोलते। नासिर अभी भी गुस्से में थे। शिज़ा से कहने लगे, खबरदार, अगर आइंदा तुमने घर से बाहर निकलने की कोशिश की और मुझे कहा ये इसी कमरे में कैद रहेगी, ना ये बाहर जाएगी, ना इससे कोई मिलेगा। मैं नासिर के तेवर देखकर सहम गई। मुझे शक हो रहा था कि शिज़ा नासिर की सगी बेटी भी है या नहीं। दरअसल मैं शिज़ा की सौतेली माँ हूँ। उसके बाप ने मुझसे दूसरी शादी की थी। शिज़ा की पहली माँ मर चुकी थी। वो अपनी माँ को याद करके बहुत रोया करती। मैंने उसे बहुत प्यार मोहब्बत देने की कोशिश की, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो मुझसे घुल मिल नहीं सकी। बहरहाल वो मुझसे बहुत छोटी थी, मेरा उससे क्या मुकाबला। उसे कमरे में बंद देखकर मेरा दिल दुखता। मैंने नासिर की बहुत मिन्नत की कि वो उसे कमरे से निकाल दे, मगर उन्होंने मेरी एक ना मानी। एक दिन शिज़ा अपने कमरे में चिल्ला रही थी। मैं उसे खाना देने गई तो उसने मेरे पाँव पकड़ लिए। अम्मी, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकाल दें। बाबा से पूछे, मेरा कसूर तो बता दें, मैंने क्या किया है कि उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया? क्या मैं अपनी सहेलियों से भी नहीं मिल सकती? वो मेरे पाँव में पड़ी रो रही थी और मुझे उस पर तरस आ रहा था। बिन माँ की औलाद भी इस ज़माने के हाथों कितना रुस्वा होती है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ बेटी? मुझे बताओ। तुम जानती हो नासिर का गुस्सा कितना सख्त है। वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश की। मैं कमरे में शिज़ा से बातें कर ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। मैं फ़ोन की तरफ दौड़ी, दरवाज़ा खुला रह गया। शिज़ा शायद कमरे से बाहर निकल गई होगी। मैं फ़ोन पर बातें करने लगी। मेरी नंद की कालती कहने लगी कि हमने अहमद का रिश्ता तय कर दिया है। अगले महीने हम शादी कर रहे हैं, तुम लोगों ने लाजमी शिरकत करनी है। नंद की तरफ से अहमद की शादी की खुशखबरी सुनकर मैं सोचने लगी कि शिज़ा को अपने साथ शादी पर ले जाऊंगी। यकीनन इसके बाबा इतने करीबी घर की शादी में इसे जाने से नहीं रोकेंगे। तभी मेरी तवज्जो शिज़ा के कमरे की तरफ गई। देखा तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं भागती हुई उसके कमरे में गई तो देखा वो फर्श पर औंधे मुँह पड़ी रो रही थी, जबकि उसके हाथ में छोटा सा कागज़ का मुड़ा सा टुकड़ा भी था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे वहाँ से उठाया, मगर शिज़ा अपने कमरे से निकलने को तैयार न हुई। बिलाखिर मजबूर होकर मैंने उसके कमरे को ताला लगा दिया। रात को नासिर आए। शिज़ा का पूछा तो मैंने बता दिया। उसका दम घबरा रहा था, इसलिए मैंने उसे उसके कमरे में बंद कर दिया है। बोले ये वहाँ से निकलने ना पाए। बाहर की खिड़की को भी ताला लगा दो। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बेटी के बारे में कोई बात करे। बेहतर होगा कि तुम उसे संभालो, वरना मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखना। अपने शोहर की बात का मान रखना।
और अपनी बेटी को जुल्म से बचाना। मैंने हामी भर ली, मगर अगले ही हफ्ते अहमद की शादी थी। मैंने अपने शोहर से बात की, अगर हम शीज़ा को शादी में नहीं लेकर जाएंगे तो लोग हमसे तरह तरह के सवाल करेंगे, खामखा बदनामी हमारी होगी। इसलिए बेहतर है कि आप शीज़ा को शादी में शिरकत करने दें। अगर उसे रोकेंगे तो मसला हमें ही होगा। वो बोले, सही बात है, तुम ठीक कहती हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये कहीं जाने ना पाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नासिर के तेवर अभी भी बड़े सख्त थे, मगर उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि आखिर शीज़ा बेटी का कसूर क्या था जो उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया। खैर, मैं और शीज़ा बड़ी बेसब्री से अगले हफ्ते का इंतज़ार कर रहे थे। अगला हफ्ता कौन सा दूर था। हम लोगों ने जुमेरात की शाम को जाना था। घर में खूब चहल पहल थी। नासिर की इजाज़त से मैं और शीज़ा भी चले गए। शीज़ा ने बताया कि वो अपनी सहेलियों से मिलना चाहती है। मैंने उसे अपनी निगरानी में उसकी सहेलियों से मिलवाया, मगर वो बेताबी से किसी और का इंतज़ार कर रही थी। कभी नज़रें इधर घुमाती तो कभी उधर। उसका अंदाज़ बता रहा था कि वो किसी से कोई बात कहना चाहती है, मगर मेरी मौजूदगी में ऐसा नहीं कर सकती। 2 दिन आफियत से गुजर गए। तीसरे दिन बारात ने लड़की वालों के घर खाना खाया। तकरीबन शाम के 7 बजे थे। हम लोग बारात के लिए निकल रहे थे। हम लोग अभी गाड़ियों में बैठ ही रहे थे कि मैंने देखा शीज़ा चुपके से मेरे पीछे से चली गई। मैं उसे बुलाती रही, मना करती तो वो बिगड़ जाती, मेरे लिए मुश्किल पैदा होती। इसलिए मैं भी चुपके से हजूम से निकल आई। मेरी नज़र अपनी बेटी शीज़ा पर ही थी। वो सड़क के उस पार चली गई। इस अंधेरे में न जाने किससे मिलने जा रही थी, मगर प्यार मोहब्बत का किस्सा नहीं था, इतना तो मैं ज़रूर जानती थी, क्योंकि जिस हिसाब से शीज़ा रोती उससे लगता था कि वो किसी से खौफज़दा है या मुझसे कोई बात छुपाती है। खैर, मैं शीज़ा के पीछे पीछे चली गई। उसने सड़क पार की और दाएं बाएं देखती हुई आगे बढ़ने लगी। मैं देख रही थी आखिर शीज़ा कहाँ जाती है। थोड़े आगे चलकर वो एक पीसीओ में दाखिल हुई। वहाँ से उसने किसी को फ़ोन किया और पीसीओ के बाहर ठहर कर इंतज़ार करने लगी। 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी आई और शीज़ा शान बेनियाज़ी से गाड़ी में बैठ गई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत देर कर दी। मैं गाड़ी के पीछे भागी, उसे आवाज़ें दी, मगर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे शदीद दुख और तकलीफ़ का एहसास हो रहा था और अपने शोहर का डर भी था कि अगर शीज़ा इस वक्त रात में कहीं गुम हो गई तो मेरी खैर नहीं। इत्तेफाक से वहाँ से उसी वक्त एक टैक्सी गुजरी। मैंने टैक्सी को रोक लिया और उसे इस गाड़ी के पीछे चलने को कहा। टैक्सी वाले ने पीछा किया। आगे वाली कार चलती जा रही थी, यहाँ तक कि वो कार चलते चलते एक ऐसे इलाके में दाखिल हो गई जहाँ शरीफ लोग नहीं जाते। फिर मैं ये देखकर हैरान हो गई कि मेरी बेटी, यानी कि नासिर की बेटी, इस कदर घटिया काम भी कर सकती है कि रात के अंधेरे में उस बाज़ार आए जहाँ पर शरीफ लोग, जाना तो दूर की बात, नाम लेना भी पसंद नहीं करते, मगर मैं मजबूर थी कि मेरी बेटी वहाँ जा रही थी। टैक्सी वाला भी समझ गया था कि ये कौन सा इलाका है। आसपास से आती मौसीकी की आवाज़ें और हर दरवाजे में खड़ी खूबरू हसीना जिसके कपड़े नीम बरहाना थे, ये देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये कौन सा इलाका है। टैक्सी वाला अब कुछ हिचकिचा रहा था। गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि वह एक खूबसूरत से बंगले के सामने जाकर रुक गई। ये बड़ा आलीशान घर था। इसके आगे 2 सिक्योरिटी गार्ड भी थे और इस घर के सामने का माहौल बड़ा अजीब था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा, मुझे थोड़ा आगे उतार दो। वो कहने लगा, बीबी जी, ये मोहल्ला आपके लिए ठीक नहीं। आप शरीफ घराने की औरत लगती हैं। मैं आपसे यही कहूँगा, यहाँ मत जाएं, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है। मैं जानता हूँ आप इस लड़की के पीछे यहाँ आई हैं या फिर इस आदमी के लिए, लेकिन जब ये यहाँ से निकलेंगे तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। अंदर जाना सही नहीं। ड्राइवर की बात ठीक थी। मैं ऐसे माहौल में कभी नहीं गई थी। सो बाहर रुककर शीज़ा का इंतज़ार करने लगी, मगर बंगले के सामने खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड ने हमें देख लिया और हमारी गाड़ी के पास आकर हमें जाने का कहने लगे। तब ड्राइवर ने गार्ड से बचने के लिए चंदा बाई नामी किसी औरत का नाम लिया।
गार्ड से कहा कि वो उसका इंतज़ार कर रहा है। तब गार्ड की नज़र मुझ पर गई, मगर उन लोगों ने मुझे कुछ न कहा। बहरहाल हम वहाँ कितनी देर रुक सकते थे। 1 घंटा गुजर गया और शिजा बाहर ना आई तो मेरे हाथ पाँव फूलने लगे। मैंने ड्राइवर से कहा, मुझे जाकर पता करना चाहिए कि मेरी बेटी शिजा कहाँ गई। ड्राइवर कहने लगा, ये लोग बहुत सख्त हैं। एक बार जो अंदर चला जाता है उसके लिए बाहर के रास्ते बंद हो जाते हैं। बेहतर है आप घर चली जाएं। ड्राइवर के मशवरे से मैं वापस आ गई, मगर मेरे दिल की दुनिया लौट गई थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं नासिर से क्या कहूँगी कि शिजा कहाँ गई। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को राजदार बना लिया और उसे बताया कि शिजा वहाँ गई है जहाँ पर शरीफ लोग जाना गवारा नहीं करते। शाहीन आंटी ने मुझे तसल्ली दी और बोली, ऐसे मामलों में लड़कियाँ लड़कों पर एतबार करती हैं जो उन्हें ठिकानों तक ले जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर देते हैं। मगर ये अच्छी बात है कि तुम उस कोठे का पता जानती हो। अब हम वहाँ से शिजा को बाजियाब करवा लेंगे और पुलिस की मदद से कार्रवाई भी कर सकते हैं। मगर मैं जानती थी कि शिजा किसी से प्यार नहीं करती, वरना वो मुझसे ज़रूर कहती। अगर उसने किसी लड़के से शादी करनी होती, अमूमन वो अपने बाप से हर बात कह दिया करती थी। मगर कुछ ऐसा उन दोनों के बीच में था जिसमें वो बात नहीं करते। शिजा भी खामोश हो जाती और मेरे आने पर नासिर खुद भी खामोश हो जाते। रात के 10 बजे तक बारात वापस लौटी। दूल्हा दुल्हन के साथ मिलकर बच्चे रस्में करने लगे। जब हम फारिग हो गए तो नासिर बोले, अब हमें घर चलना चाहिए, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं। गाड़ी में बैठने लगे थे कि उन्होंने शिजा को पूछा। मैं खामोश रही। फिर बिलाखिर उन्हें सारी कहानी बता दी। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से पागल हो गए। मुझे बहुत बुरा भला कहा और खूब गुस्सा किया, फिर सर पकड़कर बैठ गए। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। बहरहाल मैंने उन्हें मशवरा दिया कि हमें थाने चलना चाहिए, भले बदनामी हो, हमारी बेटी तो वापस आ जाएगी। मेरे शोहर कहने लगे, ऐसा करना ठीक नहीं, मैं पहले खुद वहाँ जाऊँगा। लेकिन मसला ये था कि नासिर को उस जगह का पता नहीं था जो मैंने देखी थी। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब नासिर बोले कि मैं जानता हूँ बाज़ारे हुस्न में वो कहाँ और किसके पास गई है, और ये भी जानता हूँ कि क्यों गई है। उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया और ख़ुद शिजा को लेने चले गए। मैं उनकी की हुई बातों पर गौर करने लगी, सोचने लगी कि बाज़ारे हुस्न में ऐसा क्या है कि उनकी बेटी भी वहाँ जा पहुँची और बाप को उसके ठिकाने का पता है। दिल में कई बार ख्याल आया कि शायद शिजा नासिर की सगी बेटी ना हो। रात के 1 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर से बातों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने देखा सामने शिजा और नासिर खड़े थे। उनके साथ एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी जो तकरीबन 38-39 साल की होगी, मगर उसके चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ थीं। वो बहुत बीमार दिखाई दे रही थी। मैंने कुछ न समझते हुए उन लोगों को अंदर आने को कहा। नासिर अपने कमरे में चले गए जबकि शिजा उस औरत के साथ दूसरे कमरे में गई। मैं उन दोनों की बातें सुनने के लिए उनके पीछे गई जबकि वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानती हैं। मैंने उन लोगों को उस वक़्त कुछ न कहा और सोने चली गई। नासिर मुझसे नाराज़ थे। उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की और सो गए। सुबह उठे तो नाश्ता किए बिना ही ऑफिस चले गए जबकि मैं शिजा का नाश्ता बनाने लगी। शिजा आई तो वो बहुत जल्दी में लग रही थी। कहने लगी, ज़रा जल्दी कर दें, उनकी हालत सही नहीं। मैंने कहा, किसकी हालत ठीक नहीं? कहने लगी, आप जल्दी करें, देर मत करें। शिजा के लहजे में तलखी थी। मैंने जल्दी से उसे चाय बना कर दी। वह चाय लेकर चली गई। फिर भागती हुई आई और पानी का गिलास ले गई। उसे गए हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि उसके कमरे से चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़ी हुई गई तो देखा वो उस औरत के सीने पर सर रख कर रो रही थी, जबकि औरत का सर एक तरफ को ढलका हुआ था और उसकी आंखें पथराई हुई थी, यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मैंने शिजा को बड़ी मुश्किल से संभाला। उस औरत का वजूद मुरझा गया था। ऐसे लग रहा था
कि उसकी ज़िंदगी की सांसें पूरी हो चुकी हैं। मैंने नासिर को फ़ोन करके सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने मुझे सख्ती से हिदायत की कि मैं किसी से इस बात का जिक्र ना करूं और ना ही शीज़ा को चीखने चिल्लाने दूं, बल्कि उसे सब्र की तलकीन करूं। मुझे हैरत हुई कि इस औरत की वफ़ात का सुनकर भी नासिर किस कदर नॉर्मल है। बहरहाल मैंने शीज़ा को नॉर्मल रहने को कहा। थोड़ी देर बाद नासिर आ गए। उनके साथ 2-3 लोग थे। उन लोगों ने इस औरत को उठाया और नासिर अपनी गाड़ी में डालकर उसे कहीं ले गए। शीज़ा रोती रह गई। जब वो संभल ना रही थी तो नासिर ने उसे कमरे में बंद कर दिया। मुझे शीज़ा पर बहुत तरस आ रहा था। लगता था कि उस औरत से शीज़ा का गहरा दिली रिश्ता है। मेरा दिल भी अजीब सा हो रहा था। ऐसी कैफियत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। 3 दिन से घर की फिजा अजीब सी थी। थोड़ी देर के बाद शीज़ा के कमरे का दरवाज़ा खुला। वो मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, मेरी बच्ची क्या हुआ? तुम और नासिर मुझे कुछ भी नहीं बताते। वो औरत कौन थी? तब शीज़ा ने मुझे बताया कि उस औरत से उसका बहुत गहरा रिश्ता था। वो कोई और नहीं, उसकी सगी माँ थी। ये सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। नासिर ने तो मुझसे कहा था उनकी पहली बीवी फौत हो गई। इस बात का मेरे दिल में बहुत दुख था। नासिर ने मुझसे झूठ कहा। खैर, उस वक़्त शीज़ा को तसल्ली देना ज़्यादा अहम था। शाम तक वो संभल गई थी, मगर उसकी आंखों के नीचे रो रो कर हल्के पड़ चुके थे। नासिर आए तो मैं उनके सर हो गई और कहा कि आपने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई। वो बोले, मैं छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मसला ये था कि मैं इस औरत से नफ़रत करता हूँ जिसने मेरी बेटी तक का ख्याल न किया और अपनी शादी के कुछ अर्से बाद ही वापस अपनी रविश पर चली गई। तुम जानती हो महरीन, नासिर ने आंखों में नमी भर कर कहा, मैंने इस औरत को इज्जत दी, मोहब्बत दी, क्या नहीं दिया। दुनिया भर की दौलत इसके पाँव में रखती, मगर वो अपनी रविश से बाज नहीं आई। मैंने उसे बहुत इज्जत दी, उससे शादी की, एक बेटी भी पैदा हुई, मगर वो बड़ी बदबख्त औरत थी। उसने अपनी बेटी का ख्याल भी नहीं किया, बल्कि उसे भी अपनी रविश पर चलाना चाहा। मेरी बेटी बहुत हसास दिल की मालिक है। अपनी माँ की कमी की वजह से हमेशा माँ का खोज लगाती रही। खुदा जाने किसी कमबख्त नौकर ने इसे बता दिया कि इसकी माँ का ताल्लुक़ बाज़ार हुसन से था। तब ये एक आदमी की मिन्नत करने लगी और उसके ज़रिए अपनी माँ तक पहुँचने की कोशिश करती। बिल आखिर एक दिन उसे किसी ने बता दिया कि उसकी माँ फ़लाँ जगह रहती है। ये उससे मिलने वहाँ गई। खुदा का शुक्र कि तुमने बता दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो शीज़ा अपनी माँ से मिलकर रो रही थी। मैं उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लाया, नहीं आ रही थी तो उस बदबख्त को भी साथ ले आया जिसने हम दोनों बाप बेटी को बर्बाद किया था। मैं समझता हूँ कि उस औरत की यही सज़ा थी। खुदा जाने किस मर्ज़ में मुब्तला थी कि एक ही दिन में उसकी मौत वाक़या हो गई। बहरहाल मैं शीज़ा के मुँह से उस औरत का नाम नहीं सुनना चाहता। ये ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। नासिर ने ये कहकर मेरे कांधों पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया। मैं आज भी इसी कश्मकश में हूँ कि अपनी बेटी के दिल में अपनी जगह कैसे बताऊँ। आप ही मुझे बताएं कि मुझे अपनी बेटी के लिए क्या करना चाहिए कि उसके दिल में उसकी माँ की मोहब्बत मौजूद है। मुझे वो अपना दुश्मन समझती है, मगर मैं उसके लिए दिन रात परेशान हूँ और उसके लिए दुआएं करती हूँ। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।